चलिए इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा बुक रीडिंग करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, और उनसे जो हमारे परीक्षा में आने वाली चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे, और जितना भी इस बुक में नॉलेज होगा उस सब को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस क्या है हमारा इस यूनिट का। तो सामान्य परिचय है ना, उसके बाद है शुद्धिकरण की विधियाँ होगी, फिर गुणात्मक एवं भरात्मक विश्लेषण है ना, फिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे। आगे आता है IUPAC नामकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 5 नंबर के लिए आपके पेपर में IUPAC नामकरण दिखता है। संश्लेषक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है ना। अब ये विस्थापन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयोगबंध। ये 4 प्रभाव हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे है संश्लेषक बंध का समास विखंडन, यानी 2 बॉन्ड अगर टूटते हैं तो वो समास विखंडन और विषमास विखंडन 2 बॉन्ड में 2 प्रकार से टूटते हैं। तो उससे क्या क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है, कार्ब ऋणायन बनता है और कार्ब धनायन बनता है, और एक कार्बिन भी बनता है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। तो इसको भी पढ़ना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। और लास्ट में आएगा कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने जिसे 90-10 में पढ़ते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, विलोपन अभिक्रिया हो गया। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रियाएँ होंगी। तो ये हमारा सिलेबस है। तो अभी शुरुआत करते हैं कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं टेक्निक्स। ठीक, सामान्य परिचय देखेंगे आज। तो कार्बनिक रसायन को सबसे पहले डिफाइन करने वाला आदमी था लेवोजियर। उन्होंने कैसे इसको परिभाषित किया था कि उन्होंने बताया कि वनस्पति एवं जंतु जगत से प्राप्त पदार्थ कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक कौन कहलाएंगे, इसको बताने वाले आदमी पहले थे लेवोजियर। याद रखिएगा, इसको आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर को ही। इसका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि वनस्पति जंतु जगत से प्राप्त पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होंगे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और जंतु मतलब जीव जंतु, इनसे जो भी प्राप्त होंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है, आगे वर्जिलियस नाम का एक वैज्ञानिक आया, वो आए थे, ये सन याद रखिएगा 1815 में। इन्होंने सबसे पहले अच्छे से डिफाइन किया कि यार ऑर्गेनिक कौन होगा, इनऑर्गेनिक कौन होगा, ऐसे करके। तो देखिए जरा, 1815 में जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को जैव पदार्थ तथा खनिज पदार्थों को उन्होंने अजैव पदार्थ कहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, यौगिक जिन्हें अजैव पदार्थों यानी नॉन लिविंग मैटर्स से प्राप्त किया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। यानी ऐसा यौगिक जो अजैव मतलब उसमें जीव ना हो, ऐसे चीज़ों से जो हमको प्राप्त होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बोला कि यौगिक जिन्हें वनस्पतियों और एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। यानी आप जीव से प्राप्त करोगे या पेड़ पौधों से प्राप्त करोगे वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक कहलाएगा। और जो अजीव जो जीवित नहीं है, जैसे पेड़, जैसे रेत हो गया, नदी का है ना, रेत गिट्टी ईंट, वैसा ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी आपके अकार्बनिक। नमक हो गया है ना, नमक हो गया, चूना हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अकार्बनिक होंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब भाई प्राचीन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि जो जैव पदार्थ है ना वो एक विशेष प्रकार के बल के प्रभाव से ही निर्मित हो सकते हैं। जैव पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना भाई, ये ऑर्गेनिक पदार्थ जो है वो विशेष प्रकार के बल से ही बनते हैं। उसको बल को कहा जाता है जैव बल, वाइटल फोर्स। और उनका मत था कि जंतुओं और वनस्पतियों में जैव बल के प्रभाव से ही जैव पदार्थ बनते हैं। जैव पदार्थ बनने का सिद्धांत भी खनिज पदार्थ के बनने से बिल्कुल भिन्न होता है, वो अलग होता है उससे सर के। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक माना कि यार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, और उसे सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी जीव जंतुओं या वनस्पतियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे बोलते हैं कि उनका विश्वास था कि जैव पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, है ना भाई। जैसे नमक है, नमक बन सकता है कहीं से, लेकिन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसको नहीं बना सकते आप।
ठीक है। तो फिर ये बात चली बहुत देर तक, बहुत दिन तक चली कि यार अपन तो बना नहीं सकते, तो फिर स्टडी क्या करना है इसका, ऐसा करके फिर 1828 में वोलर नाम का एक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी इन्होंने भाई, इसने तो क्रम क्रांति लाई थी। क्या किया था उन्होंने, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट एक अजैव पदार्थ है ना, जो कि पृथ्वी में पाया जाता है, उससे उन्होंने यूरिया बनाकर कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में क्रांति ला दी भाई। उन्होंने क्या किया भाई, देखो इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट था, ये वाला सूत्र गलत है, ये है ना, अमोनियम साइनेट को गर्म किया उन्होंने, जो कि ये अकार्बनिक है, इसको गर्म किया और क्या मिल गया उनको, यूरिया। अरे वाह, अब देखो ये जो है अकार्बनिक है और यूरिया जो है वो कार्बनिक है। कैसे, यूरिया जीव जंतुओं के यूरिन में पाया जाता है, यानी ये जीव जंतु से पाया गया, और जीव जंतु से पाया गया मतलब ये क्या है, कार्बनिक है। सिंपल सी बात है ना, ये कार्बनिक है। तो कार्बनिक को तो आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, वैज्ञानिकों ने कहा था, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनने के लिए एक विशेष बल जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना वाइटल फोर्स से कैसे बन गया ये। तो फिर यहाँ से भाई अब लोगों को धारणा, इनका धारणा बदलता गया कि प्रयोगशाला बन सकता है ये, है ना। इसके बाद सन 1845 में कोल्बे आया, कोल्बे ने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बना दिया। उसके बाद बर्थोलोमेव आ गया, उन्होंने 1856 में क्या बना दिया, मेथेन बना दिया। अरे 3 टन कंपाउंड बन गया। 3 टन कंपाउंड आपको याद करनी है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था लैब में, दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया वो था यूरिया, ठीक है। दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है आपके पास मेथेन, ठीक है। 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब हमारा जो केमिस्ट्री इतना डेवलप्ड हो चुका है, वैज्ञानिक लोग इतना डेवलप्ड हो चुके हैं कि जो हमारे जो अनुवांशिक गुणधर्म को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं ना, उसको भी ये लोग बनाना शुरू कर दिए हैं या उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। तो चलिए कार्बनिक रसायन की परिभाषा देख लेते हैं, है ना भाई। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। एकदम सिंपल सा परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं, है ना भाई। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है ना भाई। बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं लेकिन उनके गुण अकार्बनिक यौगिक के समान होते हैं, जैसे कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन के ऑक्साइड क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बोनेट क्या है भाई, तो CO3 होता है, जो HCO3, है ना भाई। और ये बाइकार्बोनेट क्या है, H सोडियम का जो कार्बोनेट आता है वो, ऐसा। अब ये लोग क्या होते हैं कि इसमें कार्बन तो है जरूर, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एज ए अकार्बनिक कंपाउंड की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक यौगिकों में किया जाता है। इस प्रकार कार्बनिक रसायन की उपयुक्त परिभाषा में संशोधन किया गया फिर, है ना भाई। उसमें कार्बन है, अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोली, कार्बन का अध्ययन करना है, लेकिन ऐसे कुछ हैं जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और कार्बन के ऑक्साइड है, इनको अकार्बनिक में अध्ययन किया जाता है। तो ये तो परिभाषा गलत हो गया ना भाई। तब फिर क्या किया, वर्तमान में इसको चेंज किया गया, और वर्तमान में क्या बोलते हैं, देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन साइनेट तथा उनके लवणों के अतिरिक्त कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये हो गया इसका वर्तमान का परिभाषा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रखेंगे ज़्यादा उचित रहेगा। आगे इन्होंने और बताया कि ऐसे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो आपने 9वीं में और 10वीं में पढ़ा होगा, एक पार्ट है पूरा। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को विस्तृत अध्ययन से ही यह जानकारी मिलती है कि कार्बनिक यौगिकों या तो हाइड्रोकार्बन है अथवा उसके व्युत्पन्न है, यानी हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं। इस आधार पर कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा, ये देखिए आधुनिक परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आप इसी को लिखेंगे, आधुनिक परिभाषा ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइन की याद रखनी है। एक बार बोल देता हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों यानी उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है।
आज करीब 70 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं, जबकि शेष सभी तत्वों के यौगिक कुल संख्या कितनी है? 30 लाख है। देखिए भाई 70 लाख जो है वो सिर्फ कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हैं, या उसमें कार्बन है, ऐसे यौगिक कितने हैं? 70 लाख है। और बाकी जो शेष बचे जिसमें कार्बन नहीं है वो कितने हैं? 30 लाख। अरे भाई मतलब उसे डबल से ज़्यादा है, ये डबल करोगे तो 60 लाख होगा, 60 लाख से भी 10 लाख ज़्यादा है वो। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा मात्रा में है कि हम उसका अध्ययन कैसे करें? तो उसके अध्ययन करने के लिए हमको ये अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। आपके घर के एलपीजी से लेकर आपके शरीर के एमिनो एसिड्स तक, है ना भाई, ये सारे चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। जो कार्बनिक यौगिक हैं हमने देखा कि वो 70 लाख अपने को ज्ञात है ना, जबकि अन्य जितने भी परमाणु हैं उनका यौगिक हमको 30 लाख प्राप्त हैं। तो ऐसा क्यों है? सिर्फ कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा।